नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि है हाउ यूएस डॉलर बिकेम सो पावरफुल। इससे पहले हमने बात की कॉइन्स बार्टर सिस्टम से कॉइन्स तक की जर्नी, कॉइन से लेकर हमारी जो पेपर करेंसीज है। और पेपर करेंसी में आपको सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग करेंसी नज़र आती है वो यूएस डॉलर है। तो आज हम उसकी पावर के ऊपर बात करेंगे, उसकी इस मोनोपोली के ऊपर बात करेंगे कि यूएस डॉलर ने ये मोनोपोली कैसे कायम की और कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिन्होंने इस मोनोपोली को बनने में सपोर्ट किया यूएस को। तो इसकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर टू से। जब वर्ल्ड वॉर टू दुनिया के अंदर स्टार्ट होती है तो दुनिया तकरीबन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। दो हिस्सों में बट के दो पार्ट्स जो हैं वो आपस में जंग करते हैं। उस जंग के नतीजे में क्या होता है कि एंड पे जो कंट्रीज़ हैं वो बैंकरप्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। बैंकरप्ट से मुराद ये है कि कंट्रीज़ की जो करेंसीज हैं वो इन्फ्लेशन रेट इतना हाई हो जाता है, क्योंकि वार इक्विपमेंट को परचेज करना, वार की जो स्ट्रेटजीज हैं उनके हवाले से उनको सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटना पड़ा। गोल्ड स्टैंडर्ड उस इस चीज़ को कहते हैं कि जो भी किसी मुल्क की करेंसी है उसके बैक पे अगर गोल्ड होगा तो उसको कहते हैं कि ये करेंसी जो है, ये जो करेंसी नोट है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो क्योंकि दुनिया को इन सारे जो मामलात, जंगी मामलात थे, इसकी वजह से बहुत से ममालिक क्रैश करना स्टार्ट हो गए। अच्छा, उस वक़्त की एक मज़े की बात ये थी कि बाकी कंट्रीज़ वॉर में पार्टिसिपेंट थी बट यूएस वाज़ नॉट द वॉर पार्टिसिपेंट इनिशियली। तो यूएस से बहुत से ममालिक जो थे वो बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे थे। और जो सबसे मेजर एक्सपोर्ट थी यूएस की वो थी आपकी जो वार इक्विपमेंट है। और वार इक्विपमेंट जब यूएस से इंपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि करेंसीज का गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं था, ट्रस्ट नहीं रहा करेंसी नोट्स के ऊपर, तो जो एक्सचेंज था उसके लिए गोल्ड को इस्तेमाल किया गया। और गोल्ड, सबसे ज़्यादा गोल्ड जो था वो जो कंट्रीज ले रही थी, वो सारा का सारा जो गोल्ड था वो यूएस के पास जो है वो ट्रेवल कर रहा था, क्योंकि वो गोल्ड के बदले वार इक्विपमेंट खरीद लेते और यूएस एक्सपोर्ट कर रहा था वार इक्विपमेंट। इन द रिजल्ट जो था वो गोल्ड का जो सबसे ज़्यादा रिजर्व था वो यूएस की तरफ जाना स्टार्ट हो गया वर्ल्ड वॉर टू के अंदर। और इसी तरह जंग आगे बढ़ती गई। जब ममालिक इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, बहुत ज़्यादा वीक हो गए, तो वहाँ पे, और जब जंग का कंक्लूजन हुआ तो वहाँ पे सवाल ये पैदा हुआ कि अब दुनिया की इकॉनमी कैसे ग्रो करेगी, दुनिया अब आगे कैसे बढ़ेगी। तो इसी सवाल को लेकर के एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, जिसके अंदर वो बड़े ममालिक जो किसी लेवल के ऊपर स्टेबल भी थे और पावरफुल भी थे, वो ममालिक एक जगह पे जमा होते हैं और इसी एजेंडा को लेकर के कि अब हम दुनिया को आगे कैसे लेकर जाएंगे। उस कॉन्फ्रेंस का नाम है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो है ये 1944 में, जुलाई 1944 में स्टार्ट होती है। और उसका एजेंडा दुनिया की इकॉनमी को कैसे प्रॉस्पर करवाना है, आगे कैसे लेकर जाना है, वो रखा जाता है। अब जब जितने भी ममालिक जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सबसे पहले इसी एजेंडा के ऊपर बात करते हैं कि दुनिया के अंदर अब क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड पे करेंसीज नहीं रही, तो आपस की इंटरनेशनल ट्रेड कैसे की जाएगी। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ममालिक को आपकी करेंसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता। अब अगर एक करेंसी गोल्ड स्टैंडर्ड से हट गई है, मेरे पास अगर पाकिस्तानी नोट है तो वो अगर गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं है तो मेरे लिए उसकी उसकी एक पेपर से ज़्यादा कोई भी अहमियत नहीं होगी। तो अब ये इत्तेफाक हुआ कि उस वक़्त का जो, मैंने जैसे आपको बताया कि यूएस के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिज़र्व था, तो वो जो गोल्ड रिज़र्व था वो यूएस ने इस चीज़ को क्लेम किया और दुनिया ने इस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक किया कि यूएस की वो करेंसी, वाहिद करेंसी है यूएस डॉलर, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड पे है। अब रिजल्टेंट में ये चीज़ सामने आई कि अब दुनिया जो है वो यूएस डॉलर को एज अ रिज़र्व इस्तेमाल करेगी। यूएस डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी इस्तेमाल होगा, क्योंकि यूएस डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर है और जो बाकी जो करेंसीज हैं वो बैक्ड बाय यूएस डॉलर होंगी एक सर्टेन परसेंटेज तक, तो दुनिया की दूसरी करेंसीज को भी सपोर्ट मिलेगी और इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो बेसिकली यूएस डॉलर के थ्रू ही की जाएगी। और उसी वक्त एक और इदारा भी वजूद में आता है जिसको हम आईएमएफ कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वो फंड उन ममालिक को जो चलने के काबिल नहीं रहे, उनको यूएस डॉलर की फॉर्म के अंदर कर्जे दिए गए बेस्ड अपॉन सम इंटरेस्ट, जैसा कि आजकल आप भी सुनते हैं, आपकी कंट्रीज के ऊपर भी आईएमएफ लोन्स का जो है वो चैप्टर जो है वो चल रहा होता है। और उसी टेन्योर में वर्ल्ड बैंक भी बनाया गया और यूएस डॉलर को एक इंटरनेशनल करेंसी डिक्लेयर करते हुए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल करने का हुक्म जारी हो गया। भी बनाया गया और जो वर्ल्ड बैंक की करेंसी थी वो यूएस डॉलर था।
तो दुनिया के अंदर डॉलर सर्कुलेट होना शुरू हो गया। अच्छा, इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस की एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसने यूएस डॉलर ने ये कहा कि यूएस ने ये कहा कि आप जो हमारी करेंसी है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है प्योरली, हम जितनी करेंसी छापेंगे उसके बैकएंड के ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज, एक सर्टेन अमाउंट रखेगी पर डॉलर, कितने आउंस का गोल्ड है वो उसके ऊपर भी मैं आपको भी गाइड करूंगा। तो इस चीज़ की बेस पे उसने कहा कि कोई भी मुल्क अपनी करेंसी में यूएस डॉलर दे के गोल्ड क्लेम कर सकता है वापस। और सेकेंडली ये कि एक हर एनुअल ऑडिट्स हो सकते हैं कि क्या यूएस ने कोई करेंसी जो है वो गोल्ड से ज़्यादा तो नहीं प्रिंट कर दी। ये जितने भी कंसर्न्स हो सकते हैं उन सारे कंसर्न्स को यूएस ने एड्रेस किया और फिर जाकर दुनिया का उसके ऊपर ट्रस्ट कायम हुआ और ये मामला स्टार्ट हो जाता है। अब स्टार्ट में क्या, यूएस डॉलर को कैसे फ्लोट किया गया, आईएमएफ के थ्रू डिफरेंट तरह के लोन्स दिए गए लोगों को, और उन लोन्स के बाद जो है वो यूएस डॉलर जो ट्रेड के लिए कंट्रीज थी उन्होंने एक्सचेंज करवाना स्टार्ट कर दिया, लेना शुरू कर दिया और ख़रीदना शुरू कर दिया इनफैक्ट। ठीक है, वर्ल्ड वाइड जाना शुरू हुआ तो उस दौरान ये हुआ कि चंद साल जब गुजरे तो चंद साल के बाद फ्रांस ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि मुझे जो यूएस डॉलर है उसके अगेंस्ट गोल्ड रिक्वायर्ड है। तो अमेरिका से कुछ गोल्ड उसने लेना स्टार्ट किया और ये जर्नी 60s में स्टार्ट होती है और 1971 में जो निक्सन है, जो अमेरिकन, जो उस वक़्त का अमेरिकन प्रेसिडेंट था, निक्सन ने जो है वो क्या किया कि जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि निक्सन ने अनाउंस कर दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो डॉलर की गोल्ड में कन्वर्जन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसकी इस स्टेटमेंट के साथ क्या हुआ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, क्योंकि 35 डॉलर पर ऑन्स जो है ना वो गोल्ड की प्राइस रखी गई थी, उस प्राइस के ऊपर पहले फ्रांस को गोल्ड मिल रहा था। बट 1971 में, अगस्त 15 1971 में पब्लिक अनाउंसमेंट हुई जिसमें प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने आके ये कहा कि अब जो है वो गोल्ड आपको एक्सचेंज में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी वजह से इन्फ्लेशन हाई हो रही थी और बहुत से ऐसी रीजंस पेश की गई यूएस की तरफ से जो कि उनको दुनिया को ये शो किया गया कि इससे इकोनॉमिक सिस्टम वीक होने के खदशात हैं और ऐसा वैसा। और वहाँ से एक शोर बर्पा हो गया कि यूएस डॉलर जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड पे नहीं है। अब क्योंकि बहुत से ममालिक के पास यूएस डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी मौजूद था, तो इसकी वजह से काफ़ी सारे चैलेंजेस भी दुनिया को फेस करने पड़े। डॉलर की वैल्यू काफ़ी नीचे जाना शुरू हो गई और करते कराते कुछ ऐसा नज़र आ रहा था कि अब यूएस डॉलर की जो यूजेज है वो बिल्कुल दुनिया में से ख़त्म हो जाएगी। बट उसके साथ ही यूएस ने अपना नेक्स्ट जो प्लान किया वो ये किया कि यूएस डॉलर जो है उसको बचाने के लिए, उसकी बका के लिए जो है वो पेट्रो डॉलर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया यूएस ने। अरब इसराइल कुछ कन्फ्लिक्ट थे, 1971 ऑनवर्ड्स की ये बात है। तो यूएस डॉलर को यूएस ने डिक्लेयर किया कि वो जो ऑयल इकोनॉमीज़ हैं, जो ऑयल कंट्रीज, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, वो यूएस डॉलर रिसीव करेंगी। उन पे ये कंपल्शन अप्लाई कर दी कि वो यूएस डॉलर रिसीव करेंगी, वो अपनी करेंसी के अगेंस्ट ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। अब जब ये वाली कंपल्शन अप्लाई होती है तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऑयल की नीड तो वर्ल्ड वाइड थी, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि दुनिया के अंदर जो कि यूएस डॉलर का इमेज गिर रहा था वो डिमांड में आ गया। डिमांड में इसलिए आ गया कि गोल्ड के अगेंस्ट या किसी और एसेट, किसी और करेंसी के अगेंस्ट अब आपको ऑयल नहीं मिलेगा। उसको, उसमें सबसे मेजर रोल सऊदी अरेबिया का था, क्योंकि सऊदी अरेबिया वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो सऊदिया इजराइल कन्फ्लिक्ट के को मद्देनज़र रखते हुए यूएस ने सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी ऑफर की कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, उसके अगेंस्ट आपने इन चीज़ों के ऊपर ऑब्लिगेशन देना है। क्योंकि आपको आइडिया होगा कि ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का भी अपना एक कंसोशियम है, जैसे कि दुनिया के अंदर दीगर कंसोशियम्स होते हैं, इसी तरह ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के भी कंसोशियम्स हैं, ओईसी। तो ओईसी में भी यही हुआ कि उन्होंने इस चीज़ को एग्री कर लिया और डॉलर की डिमांड जो है वो अगेन तो दुनिया के अंदर बढ़ गई, जिसकी वजह से डॉलर को एक सहारा मिला और डॉलर का रेट फिर से